गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए एनएम क्लासेस का फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट है ना। एनएम क्लासेस का फर्स्ट टेस्ट आपका हो चुका है, जिसके अंदर बीएससी का फर्स्ट टॉपिक था आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और 55 से 90 तक क्वेश्चन आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आए थे, जिनमें 1-2 में करेक्शन होगा, और साथ ही करेक्शन के साथ ही हम प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पहला क्वेश्चन था आपका, और इस टाइप का एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन 100% आपको मिलता है, 100% मिलेगा इस टाइप का, और मोस्टली Q+। एक स्टार आपको इस प्रकार परिभाषित की गई है कि A स्टार B बराबर A+B+ का 1। ए बी जी के अवयव हैं और जी एक समूह है, तो जी के किसी अवयव सी का व्युत्क्रम पूछा है आपसे। हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, जो भी पूछा जाता है उसी के अनुसार निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम तत्समक निकालेंगे, और आप तत्समक की परिभाषा जानते हो कि ए स्टार ई बराबर कितना आता है, ए ही आता है। अब देखिए इन दोनों में से सपोज दैट तत्समक को आप मान लेते हो। अब इस ऑपरेशन का काम क्या है बोलो, पहले दोनों का जोड़ होगा, फिर जोड़ में एक जुड़ेगा, ठीक है भाई। तो दोनों का जोड़ किया और इसमें आपने एक जोड़ दिया और बराबर में आ गया ए, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से -1। तत्समक आ जाता है आपका -1। अब सी का प्रतिलोम निकालना है, तो माना सी का प्रतिलोम कौन सा है, माना ए स्टार सी बराबर कितना आएगा फिर -1। तत्समक आना चाहिए। जब किसी अवयव को उसके प्रतिलोम से संक्रिया कराई जाती है तो क्या आना चाहिए आपका, तो प्रतिलोम हमने क्या माना है इसका, सी का प्रतिलोम निकाल रहे हो, सी का प्रतिलोम निकाल रहे हो, सी का प्रतिलोम आपने क्या माना है, ए माना है। कितना माना है, ए, तो ए की वैल्यू निकाल लो। तो ऑपरेशन क्या कह रही है बोलो, a+c+ का 1 बराबर 1। तो यहाँ से सी की जो वैल्यू आएगी, सॉरी ए की वैल्यू जो आएगी, ये -1 चल रहा है, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2 -c, -2 -c। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है। माना किसका प्रतिलोम माना है आपने, माना सी का प्रतिलोम ए है, तो ए की वैल्यू निकाल दी आपने। माना सी का प्रतिलोम ए है, तब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ए स्टार सी इक्वल्स टू 1, तो सी की वैल्यू ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू आती है -2 -c। तो इसका जो आंसर होगा आपका कितना, डी। कोई समस्या, ठीक है। ये ऑलमोस्ट लगभग सभी बच्चों ने सही किया होगा, और ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम पेपर में आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है भाई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है और धनात्मक परमीय संख्याओं के समुच्चय Q पर परिभाषित है, Q+ पर, और ऑपरेशन दे रखी है स्टार बी। स्टार का काम है दोनों के गुणनफल में 3 का भाग, तो 4 स्टार 6 का प्रतिलोम पूछा, तो सबसे पहले तत्समक निकाल देते हैं। अब तत्समक आपको पता ही नहीं है, तो तत्समक हम सपोज दैट ए ही तत्समक मान लेते हैं। ए को क्या मान लिया आपने, तत्समक, हमेशा वही उसी को मान लो। जब किसी अवयव की संक्रिया उसके तत्समक से कराई जाती है तो क्या आता है, जब किसी तत्समक की संक्रिया अवयव से कराई जाती है तो क्या आता है, अवयव। जब ए को तत्समक मान रहे हो तो ये कितना आएगा बोलो, AB/3 बराबर में कितना आएगा, 3। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाती है। तो तत्समक हमेशा, मैंने पहले बताया भी था कि जो नीचे एलिमेंट होगा ना इस वाले केस में, वो हमेशा तत्समक होता है। इसका स्क्वायर करके जिसका प्रतिलोम निकाल रहे हो उसका डिवाइड कर दो, वह इसका प्रतिलोम आता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये तो आ गया तत्समक, अब हमें निकालना है प्रतिलोम। माना ए का प्रतिलोम क्या है, बी है, ठीक है। ए का प्रतिलोम कितना है, ए का प्रतिलोम वी है,
तो बताइए क्या आएगा, ए की संक्रिया बी से कराने पर तत्समक आना चाहिए। तत्समक कितना है 3, और ये आएगा ए बी अपॉन 3 बराबर 3। तो बी का मान कितना आ जाएगा बोलो 9 अपॉन ए, और ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। 0 है क्या, पहले से नहीं है। तो अब हमसे किसका प्रतिलोम पूछा है, 4 स्टार 6 का। तो ऑपरेशन क्या दे रखी है बोलो, स्टार का काम क्या है, दोनों के गुणनफल में किसका भाग, 3 का भाग। तो देयरफॉर 4 स्टार 6, तो कितना आएगा, दोनों का गुणनफल कितना आएगा 24/3 8। तो 8 का प्रतिलोम बोलो कितना होगा, ए का प्रतिलोम कितना था बोलिए 9 अपॉन 8। तो 8 का प्रतिलोम कितना होगा 9 अपॉन 8। ठीक है भाई, इसका प्रतिलोम 8 था तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा 9 अपॉन 8। तो आंसर होगा कौन सा, फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। कोई समस्या, पहले तत्समक निकाला, फिर ए का प्रतिलोम निकाला। ए का प्रतिलोम आता है आपका कितना 9/, तो 4 स्टार 6 का प्रतिलोम पूछा था। ऑपरेशन क्या थी, दोनों के गुणनफल में 3 का भाग, तो दोनों का गुणा किया और 3 का भाग दिया, 8 आया। तो 8 का प्रतिलोम कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। कोई समस्या भाई, ए के स्थान पे 8 रख देंगे और आपका आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ई मान लो, ए मान लो, जो संक्रिया दे रखी है वहीं की वहीं मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है हमेशा। हाँ, वो क्वेश्चंस के लिए बोला था सर ने, थोड़ा सा दिक्कत थी ना, मैंने भी बोला था सर से कि थोड़ा इंग्लिश का भी ध्यान रखें। ये श्रेणी दी हुई है, और ये जो क्वेश्चन था अभाज्य कोटि का प्रत्येक समूह, यहाँ आएगा कोटि यानी कि ऑर्डर। अभाज्य कोटि मैंने पहले भी रिजल्ट लिखाया था आपको कि यदि किसी ग्रुप की कोटि प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, तो वह ग्रुप हमेशा कैसा होता है, चक्रीय होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो अभाज्य होगा। जो जिसकी कोटि हमेशा अभाज्य होती है वो हमेशा चक्रीय होगा, और जो चक्रीय ग्रुप होता है वो हमेशा कैसा होता है बोलो, क्रममीन में होता है। लेकिन क्रममीन में चक्रीय हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती, ये आप जानते हो। ये हो गया 57। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिख लिया ना सभी ने। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 है, तो आयोटा की पावर 5 का प्रतिलोम पूछा है। आयोटा की पावर 5 कितना होता है बोलो, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, तो ये आएगा आपका आयोटा। तो आयोटा का प्रतिलोम कितना होता है, आयोटा का गुणा किससे किया जाए कि तत्समक आ जाए, या तत्समक कितना है बोलो, गुणन के लिए तत्समक कितना है, तत्समक तो कितना है हमेशा एक ही होगा गुणन के लिए। अब आयोटा का प्रतिलोम बोलो कितना होगा, कि आयोटा का गुणा किससे किया जाए कि एक आ जाए, किससे करोगे, माइनस आयोटा से। आयोटा का गुणा जब माइनस आयोटा से करते हो, आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस का 1 आ जाता है। तो आयोटा का प्रतिलोम कितना होगा, माइनस का आयोटा, और माइनस आयोटा का प्रतिलोम आयोटा होता है। ठीक है, इसके बाद माना जी कोई समूह है और ए 12 कोटि का कोई अवयव है, तो ए की पावर 8 की कोटि बताओ। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर आर आपका होता है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन GCD, या महत्तम समापवर्त, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए और आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमें जो कोटि निकालनी है वो निकालनी है ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8, आर का मान 8 है। ए की कोटि कितनी दे रखी है बोलो 12। अब GCD आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा 12 का और 8 का। बताओ 12 और 8 दोनों में कौन सी संख्या का भाग जा सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, 4 का। तो ये आएगा 12/4 3। तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाती है। इसकी जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। कोई समस्या, आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय आप जानते ही हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। पूर्णांकों का समुच्चय योगात्मक यानी प्लस के लिए, बोलिए ग्रुप बनाएगा कि नहीं बनाएगा? प्लस के लिए तो हमेशा ग्रुप होता है, क्योंकि तत्समक कितना है इसका, वो भी किसके लिए, प्लस के लिए। अब 2 का प्रतिलोम बोलो, -2, 2 में क्या जोड़ा जाए कि 0 बन जाए, 2 में -2 जोड़ने पे 0 हो जाएगा। 3 का प्रतिलोम -3, 1 का प्रतिलोम -1, प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व है। समृद्ध की प्रॉपर्टी की पालना होती है, किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्णांक निकल के आता है, और साचर्य नियम की हमेशा पालना होती है। और ये ग्रुप भी कैसा होता है, क्रमविन्य में। 2 पूर्णांकों को लेफ्ट टू राइट जोड़ो या राइट टू लेफ्ट जोड़ो, हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, इक्वल आएगी। तो योग के लिए हमेशा ये क्या होता है, क्रमविन्य में ग्रुप होता है। लेकिन गुणन के लिए ग्रुप नहीं है। क्यों, बताओ कारण? हाँ, क्योंकि 5 का प्रतिलोम कितना आएगा, 1/5, 1/5 इसमें विद्यमान नहीं है। 0 का प्रतिलोम कितना आएगा, 1/0, वो भी इसमें विद्यमान नहीं है। तो केवल योगात्मक समूह है, गुणात्मक समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कौन सा, 3rd। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योग के लिए ग्रुप है, योग के लिए क्या हो जाएगा आपका, ग्रुप हो जाएगा, लेकिन गुणन के लिए ग्रुप नहीं है। योग के लिए ग्रुप, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, प्रत्येक चक्र समूह क्रमविन्य में समूह होता है, सही बात है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज कम्यूटेटिव, जो साइक्लिक है वो हमेशा कम्यूटेटिव है, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। प्रत्येक क्रमविन्य में समूह चक्र समूह होता है, तो ये दूसरा ही असत्य हो जाता है। चक्र समूह का उपसमूह चक्र होता है, ठीक है भाई। एवरी सबसेट ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज साइक्लिक। प्रत्येक अभाज्य कोटि का समूह क्रमविन्य में समूह होता है। यदि किसी ग्रुप की कोटि प्राइम नंबर है, यदि किसी ग्रुप की कोटि कैसी नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ऑलवेज वह साइक्लिक होगा। कैसा होगा, साइक्लिक। और साइक्लिक होगा यानी चक्र होगा, और चक्र होगा तो हमेशा कैसा भी होगा, फिर कम्यूटेटिव भी होगा। तो हमेशा कम्यूटेटिव भी होगा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 असत्य था, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। माना जी Z+ योग संक्रिया के लिए पूर्णांकों का समूह है और H बराबर 3Z, ठीक है। 3x x बिलोंग्स टू Z G का एक उपसमूह है, तो विभाग समूह G/H की कोटि कितनी होगी, बोलो। ऑर्डर ऑफ G/H बराबर होता है G में H के सैकुलकों की संख्या। और मैंने आपको बता रखा है MZ के Z में कितने सैकुलक होते हैं, M सैकुलक होते हैं, H H+1 और H+2, ठीक है। तो देयरफॉर 3Z के Z में 3 सैकुलक होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि V, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जी में H के सैकुलकों की संख्या 3Z के Z में 3 सैकुलक होंगे, ठीक है। गुणात्मक समूह के उपसमूह के सापेक्ष सैकुलक होगा, तो सैकुलक आपको निकालने हैं भाई।
और आपको पता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच कितना आएगा बोलिए, 4/2 कितना आएगा बोलो, 2। 2 सैकुलक निकलेंगे। अब चारों ऑप्शंस में 2 2 हैं। सैकुलक निकालने के लिए हमें किसका एलिमेंट लेना पड़ता है, जी का। अब जी का आपने एक एलिमेंट लिया 1 बिलोंग्स टू जी के लिए 1 की ऑपरेशन एच से कराओ। एच कितना है आपका 1 - 1, 1 का गुणा 1 - 1 से कराएंगे तो बोलो क्या आएगा 1 - 1, एच के बराबर ही आ गया। दूसरा एलिमेंट लिया आपने -1 -1 का गुणा एच से कराओ, 1 से कराओगे तो -1 आएगा और -1 से कराओगे तो प्लस का 1, तो यही एलिमेंट आ गया 1 - 1। ये भी किसके बराबर आ गया, एच। ठीक है, दोनों सैकुलक अभी तक कैसे आए, समान आए। ठीक है, तीसरा एलिमेंट बोलो कौन सा लेंगे आप, आयोटा। आयोटा इंटू एच, आयोटा का 1 से करेंगे तो आयोटा और -1 से करेंगे तो माइनस का आयोटा, और एक लेंगे माइनस का आयोटा। और आप जानते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट एच में बिलोंग करता है, ए अगर आपका एच में बिलोंग करता है तो ए एच बराबर क्या होता है, हमेशा एच होता है। तो बोलिए कितना आएगा आपका, यहाँ से आएगा ये सेम ही आएगा, आयोटा और माइनस आयोटा। तो बोलो ये किसके बराबर हो गया, आयोटा एच के बराबर हो गया। तो अलग अलग कोसेट्स कितने आए, एक तो ये आया है और एक एच आया है। कितने आए, 2 आए। ठीक है, भिन्न भिन्न सैकुलकों की संख्या है आपकी यहाँ पर 2। भिन्न भिन्न सैकुलकों की जो संख्या है वो कितनी है यहाँ से आपकी, लिख लो इसको, ऐसे लिख लो। भिन्न भिन्न सैकुलकों की संख्या 2 है। विभिन्न सैकुलक एच और एच आयोटा है। विभिन्न जो सैकुलक हैं वो आपके कौन कौन से, एक तो एच है और एक कौन सा है, एच आयोटा। ठीक है भाई, 2 ही थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब सही पूछा है, किसी समूह के उपसमुच्चय की कोटि उस समूह की कोटि को हमेशा भाग देती है, कोई जरूरी थोड़ी ना। उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय जैसे ग्रुप की कोटि 3 है और उपसमुच्चय में ले लिए 2 एलिमेंट। भाई ग्रुप की कोटि कितनी है, 3 है और उसका कोई हमने सबसेट लिया, उसमें लिए 2 एलिमेंट, क्या 2 का 3 में भाग चला जाएगा, क्या नहीं आया समझ? अच्छा समझ आ गया ना। हाँ, यदि ऑर्डर ऑफ जी बराबर सपोज दैट 3 है और ऑर्डर ऑफ एच बराबर कितना है, 2 है, तो 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं जाता है ना, 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा। उसने कहा इसका एक उपसमुच्चय है, ये नहीं कहा उपग्रुप है। और उपग्रुप होता तो उपग्रुप वाले केस के अंदर भी केवल फाइनाइट केस में लैग्रांज प्रमेय लगती है, इनफाइनाइट केस में लैग्रांज प्रमेय नहीं लगती है, केवल फाइनाइट केस में। दूसरा, चक्रीय समूह के पास उपसमूह नहीं होता। किसने कहा नहीं होता, होता है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। भाई स्वयं भी होता है और आइडेंटिटी वाला होता है। किसी सैकुलक की कोटि परिमित समूह की कोटि को हमेशा क्या देती है, भाग देती है। अभी देखा था ना, जैसे कि ग्रुप में कितने अवयव थे, 4 थे, उसके कोसेट्स में कितने अवयव थे, 2 थे। तो सॉरी एच में कितने अवयव थे, 2 थे, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच 2 ही तो आया था। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 3 सही है। लेकिन परमित शब्द कहा है, लेकिन अपरिमित होता तो यहाँ भी क्वेश्चन गलत हो जाता। किसी समूह का कोई अवयव की कोटि कभी समूह की कोटि को भाग नहीं देती है, जबकि देती है। ये लैग्रांज उपप्रमेय होती है। जो स्टेटमेंट होता है लैग्रांज उपप्रमेय का होता है। किसी परमित ग्रुप में अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि को हमेशा भाग देती है। परमित केस में किसी परमित ग्रुप में
किसी अवयव की कोटि हमेशा ग्रुप के कोटि को क्या देती है, भाग देती है। परिमित ग्रुप में लैग्रेंज प्रमेय में लिखेंगे, किसी परिमित ग्रुप में प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के भाजक होती है। ये लैग्रेंज प्रमेय होती है। प्रत्येक ग्रुप की कोटि प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित ग्रुप की कोटि के भाजक होती है। लिख लिया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि H किसी समूह G का एक उपसमूह है तो निम्न कथनों में से असत्य कथन है। असत्य कथन पूछा है। मैंने अभी आपको बताया था, यदि A आपका H में बिलोंग कर रहा है तो HA बराबर कितना आता है, H आता है। अभी किया भी है आपने जस्ट, अभी हमने देखा था कि 1 हमने G का एलिमेंट लिया था और 1 आपका H में भी जा रहा था, तो 1 का मल्टीप्लाई H से किया था तो कितना आया था, H आया था। फिर दूसरा -1 लिया था आपने, किसका एलिमेंट, -1 किसका एलिमेंट था, G का था, और -1 आपका H में भी तो था, और जब -1 का H से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था, H ही तो आया था, तो H ही आया था। तो HA बराबर H होता है यदि और केवल यदि A किस में बिलोंग करता है, H में। ये सही है। अब उन्होंने पूछा है असत्य है, हमेशा सर्किल में करके क्वेश्चन को किया करो। HA बराबर H भी है यदि और केवल यदि, अब देखो HA बराबर H भी है, अब हमें A इनवर्स बनाना है। A इनवर्स बनाना है तो दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया A इंटू A इनवर्स, ये हो गया H भी A इनवर्स। कोई समस्या भाई, हमें यही तो बनाना है A इनवर्स, तो A इनवर्स से कर दो। अब A इंटू A इनवर्स क्या होता है, तत्समक। A इंटू A इनवर्स क्या होता है, तत्समक, और जब तत्समक को H से ऑपरेट कराओगे तो H ही आएगा। ये पहले से इसका सब ग्रुप है तो ये आ जाएगा H और ये आ जाएगा H V A इनवर्स। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी पहली वाली, ये जो पहली प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है आपको, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, कि यदि HA बराबर H हो, देखो यही आ गया ना, HA बराबर कितना है, H है। यदि HA बराबर H है, देखो HA बराबर ये H हो गया, HA बराबर H हो तो दिस इम्प्लाइज A जो होता है वो आपका किस में बिलोंग करता है, H में बिलोंग करता है। तो B A इनवर्स आपका किस में चला जाएगा, H में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। तो दूसरा भी कैसा है आपका, सही है। फर्स्ट भी सही था और सेकंड भी कैसा था, सही था। दोनों ऑप्शन सही हैं। थर्ड है H की कोटि G की कोटि को विभाजित करती है। सही बात है क्या, सही बात है। यदि G परिमित है, कैसा है, लैग्रेंज प्रमेय केवल फाइनाइट वाले केस में, जैसे कि Z प्लस अपरिमित ग्रुप है और उप ग्रुप 3Z है, क्या 3 का अनंत में भाग चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो कैसा है, असत्य है। यदि G परिमित है तब ऑर्डर ऑफ H हमेशा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा कौन, हमेशा ऑर्डर ऑफ H। यह है लैग्रेंज प्रमेय। और यदि H G का सब ग्रुप है तो H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम निकालेंगे तो वो क्या, किस में निकलेंगे, H में निकलेंगे, और H में निकलेंगे तो पूरा सेट किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर हो जाएगा। ये भी कैसा है, सही है। तो असत्य कौन सा था इसमें, थर्ड था। थर्ड आपका आंसर हो जाता है। असत्य जो होगा वो आपका होगा थर्ड। ठीक है भाई, H सब ग्रुप है और H के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम निकालो तो वो किस में आएगा, H में ही आएगा, और H में आएगा तो खुद किसके बराबर हो जाता है, H के बराबर हो जाता है। माना R प्लस योग संक्रियाओं के लिए वास्तविक संख्याओं का समूह है और R प्लस डॉट गुणन संक्रिया के लिए धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समूह है, और इस प्रकार से एक समाकारिता परिभाषित की गई है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था fx बराबर a की पावर x हमेशा एक समाकारिता होती है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो देखो, इसमें भी समाकारिता आ रही है, इसमें भी समाकारिता आ रही है, इसमें भी समाकारिता आ रही है, और इसमें तुल्यकारिता आ रही है, तो समाकारिता इसमें भी आ रही है।
चारों में समाकारिता आ रही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें समाकारिता प्रूव करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो चेक ही नहीं करेंगे। अब हम एक एक की और आच्छादक चेक कर लेते हैं। अब एक एक की और आच्छादक चेक करते हो तो आपने e की पावर x का ग्राफ देखा होगा, और e की पावर x का ग्राफ इस प्रकार होता है, यही तो होता है। फिर मैंने बताया आपको, यदि x अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर वक्र को केवल एक बिंदु पर काटे तो फलन हमेशा एक एक ही होता है। कैसा होता है? एक एक ही। देखो x अक्ष के समांतर रेखा खींची, कितने बिंदुओं पर काट रहा है? एक पर, तो फलन कैसा? एक एक ही। अब इस फलन की रेंज बताओ कितनी आ रही है भाई? इस फलन की रेंज देखो, ये 0 है, 0 से जस्ट बड़ा है, देखो 0 की ओर जा रहा है, 0 से जस्ट बड़ा है, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। तो इसका जो परिसर है, रेंज जो है वो है 0 टू इन्फिनिटी, और 0 टू इन्फिनिटी किसके बराबर है? r प्लस के, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और r प्लस के बराबर है, और एक सहप्रांत भी किसके बराबर है? r प्लस के। यदि रेंज आपकी सहप्रांत के बराबर हो जाती है तो फलन कैसा होता है? आच्छादक। कैसा होता है? आच्छादक। अब फलन आपका आच्छादक है और एक एक ही ऑलरेडी है, ठीक है, तो फलन आपका कैसा है? एक एक ही और आच्छादक है। एक एक ही है, एफ एक एक ही और आच्छादक है, तो कौन सी क्या हो जाएगी फिर? एक तुल्यकारिता। समाकारिता हम चेक करेंगे नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शंस में समाकारिता ऑलरेडी दी हुई है। बोलिए कोई समस्या? आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा स्पीड से करते हैं ना, अभी तो 14 क्वेश्चंस पे पहुंचे हैं। किसी समूह का उपसमुच्चय S भी एक उपसमूह होगा या समूह होगा यदि और केवल यदि आवश्यक और पर्याप्त शर्त होती है, ठीक है भाई। H इज ए सबसेट ऑफ G, तब H इज सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ A और B, अगर आप H के एलिमेंट लेते हो तो A स्टार B इनवर्स भी आपका किस में जाना चाहिए? H में। सब ग्रुप होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त है, और 1 स्टेप टेस्ट था। कितने स्टेप का टेस्ट था ये? 2 बताए थे मैंने, एक तो 2 स्टेप टेस्ट और एक था आपका 1 स्टेप टेस्ट। सीधा रिजल्ट होता है A स्टार B इनवर्स भी आपका किस में जाना चाहिए? H में जाना चाहिए। 2 स्टेप टेस्ट ये होता है कि प्रतिलोम को अलग से दिखाओ और समृद्ध की प्रॉपर्टी को अलग से दिखाओ। देखो 2 स्टेप टेस्ट क्या होता है? सब ग्रुप चेक करने का, और हम तो वैसे ही चेक कर लेते हैं जो ऑप्शन से ही। जो सब ग्रुप होता है वो ऑलरेडी ग्रुप भी होता है, और ग्रुप की सभी गुणधर्मों की पालना करना चाहिए। 2 स्टेप टेस्ट, 2 स्टेप टेस्ट में ये होता है कि भाई एच जी का सबसेट है, तब एच जी का सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि ए बी 2 एच के एलिमेंट लिए, तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स भी किस में जाना चाहिए? एच में, और इन दोनों का कंजुगेट एलिमेंट या फिर ऑपरेटिंग वाला एलिमेंट भी एच में जाना चाहिए, ठीक है। समृद्ध को अलग दिखाते हैं, प्रतिलोम को अलग दिखाते हैं। यहाँ समृद्ध तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होते ही हो जाता है, प्रतिलोम अलग से हो जाता है, दोनों को एक साथ मिक्सअप करके दिखा दिया जाता है। ये 1 स्टेप टेस्ट होता है, तो इसी इसका आंसर हो जाता है। कोई समस्या? आगे की तरफ बढ़ते हैं। 15 हो गए। 68, किसी समूह में अनुचित उपसमूहों की संख्या जो होती है वो हमेशा समूह पे निर्भर करती है, ठीक है। किसी भी ग्रुप के ऑलरेडी वैसे 2 अनुचित उपग्रुप होते हैं, लेकिन यदि ग्रुप जी ई के बराबर है, यदि ग्रुप में एक ही एलिमेंट है, तब जी का केवल एक अनुचित उपग्रुप होगा।
यदि जी नॉट इक्वल टू ए तब जी के दो अनुचित उपग्रुप कौन कौन से होंगे? एक तो जी होगा और एक कौन सा होगा बोलो? ई होगा। अगर जी नॉट इक्वल टू ई होता जब इसके दो हो जाते, लेकिन जी की वैल्यू ई के बराबर, तब स्वयं ही सबसेट आ सकता और कोई नहीं आ सकता। तो ये दिए गए समूह पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन में शायद मिस्टेक से दे दिया होगा आंसर आपको, तो इसका आंसर होगा 3, दिए गए समूह पर निर्भर करेगा। देख लिया, डिपेंडिंग ओनली ऑन द गिवन ग्रुप। किसी परिमित चक्र समूह में जनकों की संख्या बोलो कितनी होगी? आयलर फाई फलन पढ़ते हो आप? आयलर फाई फलन यानी कि 528 और 528 यानी कि इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7। तो कितना लिखा जाता है? यहाँ 28 आता है, 1 माइनस 1 अपॉन पी। पी का मान कितना है? 2। और क्यू का मान कितना है बोलो? 7। 1 माइनस 1 अपॉन क्यू। इसे सॉल्व करो भाई, ये बचेगा 28, ये बचेगा 1/2, ये बचेगा 6/7। तो कितना आ गया बोलो? 12 आ जाता है आपका, 12 आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा 12। ठीक है भाई, 100 दूनी 28, 6 दूनी 12। तो इसकी जो जनकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 12। आयलर फाई फलन। यूपी टीजीटी पीजीटी में 2 क्वेश्चन आए थे। टीजीटी वाले एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन थे। एक तो 10 कोटि के चक्र ग्रुप में जनकों की संख्या पूछी थी, एक 8 कोटि के चक्र ग्रुप में जनकों की संख्या पूछी थी। एक ही पेपर 2 क्वेश्चन, और दोनों का आंसर समान 4 आया था। अब अच्छा, एक क्वेश्चन को तो सही कर सकता है लेकिन दूसरे क्वेश्चन को तो गलत करेगा ही करेगा। दोनों समान नहीं हो सकते। फॉर्मूला जानते हैं तो आसानी से निकाल लेते हैं, फॉर्मूला नहीं जानते तो फिर सहभाज्य संख्याओं को निकालना पड़ता है, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। आयलर फाई फलन को भूल गए? ऐसे कैसे भूल गए? देखो n बराबर होता है p की पावर r1, q की पावर r2 और r की पावर r3। जहाँ p q r अभाज्य संख्या है तो फाई n की वैल्यू होती है n, जो प्राइम नंबर होती हैं वो ऐसे लिखी जाती है 1 माइनस 1 अपॉन पी, 1 माइनस 1 अपॉन क्यू और 1 माइनस 1 अपॉन आर। 1 माइनस 1 अपॉन आर, ये वाला होता है। प्राइम नंबर लिखे जाते हैं, पहले उसे फैक्टर्स के रूप में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर आप प्राइम नंबर की फॉर्मूले से लिखेंगे। ठीक है भाई, कोई समस्या? मॉडुलो 5, और मैंने बताया कि जब भी मॉडुलो वाला क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा जोड़ के लिए हो या मल्टीप्लाई के लिए हो, हमेशा डिवाइड करके शेष पर लिखा जाता है। हमेशा डिवाइड करेंगे और क्या लिखेंगे आप? शेष पर। अब देखिए, इसमें पूछा था मॉडुलो 5 अवशेष वर्गों का समूह दिया हुआ है जिसमें टोटल 4 एलिमेंट है कि 5 हैं? 5 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4। अब देखो किस संक्रिया बोलो कौन सी लग रही है? प्लस मोड 5। ठीक है, यही ऑपरेशन है। अब उसने पूछा है 2 का प्रतिलोम। हमेशा जब योग का काम होता है तो योग में जो तत्समक होता है वो कितना होता है? 0। तत्समक कितना है? 0 है। अब मुझे बताओ 2 का प्रतिलोम। हाँ भाई बोलो, 2 में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए? 2 का प्रतिलोम कितना है? 3 है। कारण लिख देंगे, चूंकि अगर 2 में 3 को जोड़ते हो ना और मोड 5 पर तो कितना आएगा? 5। और जब 5 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचता है? 0। हमेशा शेषफल लिखो, जोड़ने के बाद भी शेषफल लिखो, मल्टीप्लाई करने के बाद भी आप क्या लिखेंगे? हमेशा शेषफल लिखेंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3rd सी। कोई समस्या? ठीक है भाई, हो गया।
आगे बढ़े। देखो दो उपग्रुपों के प्रोडक्ट H और K किसी समूह के दो उपसमूह दिए हुए हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट भी G का उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू राइट कोसेट H के बराबर किसके हो, KH के हो। ठीक है भाई, यदि G क्रमन में होता है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर हो जाता है, तब भी आपका H के क्या हो जाएगा, इसका उपसमूह हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा रिजल्ट होता है आपका। एक अनंत चक्र समूह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसके हमेशा दो जनक होते हैं। ठीक है, अनंत चक्र समूह के अनंत चक्र समूह के हमेशा कितने जनक होते हैं, दो जनक। और फिर आपने एक रिजल्ट पढ़ा है, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमोर्फिक टू Z+। यह प्रत्येक अपरिमित चक्र ग्रुप Z+ के तुल्यकारी होता है। जब Z+ के तुल्यकारी हो रहा है तो Z+ में कितने जनक हैं, दो, तो उसमें भी कितने होंगे, दो हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो अनंत चक्र समूह के दो जनक होते हैं। तो एक अनंत चक्र समूह में दो कोटि का एक अवयव होता है, केवल एक जनक होता है। बोलो केवल एक जनक होता है क्या? ठीक है, ये तो दूसरा गलत हो गया। केवल दो जनक होते हैं, अनंत जनक होते हैं, दो कोटि का एक अवयव होता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, दो कोटि का तो कोई अवयव होता ही नहीं। जीरो तत्सम का अवयव है और जीरो की कोटि कितनी होती है, एक होती है। और उसके बाद किसी अवयव की कोटि आप निकाल नहीं सकते, उन सभी अवयवों की कोटि कितनी होगी, अनंत। क्योंकि एक को एक में कितनी बार जोड़ा जाए कि जीरो आ जाए, अनंत बार जोड़ दो। ठीक है, तो कहने का मीन क्या हुआ, ये पहला भी गलत है और केवल दो जनक होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि जी एक परिमित समूह हो और ए जी का एक अवयव हो तो ए की कोटि को ऑर्डर ऑफ ए से लिखा जाए तो m बिलोंग्स टू Z के लिए देखो ऑर्डर ऑफ ए की पावर m हमेशा ऑर्डर ऑफ ए के बराबर या ऑर्डर ऑफ ए से कैसी होगी, छोटी होगी। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया था, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8 निकाला था। ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8 कितना आया था, 3 आया था, और जबकि ऑर्डर ऑफ ए कितना था, 12 था। तो उससे क्या आई है, कम आई है, या फिर उसके बराबर भी आ सकती थी। तो हमेशा इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, आपका v हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर m इज लेस देन इक्वल ऑर्डर ऑफ ए। अपशेष वर्गों के गुणन मॉडुलो अभाज्य संख्या p के सापेक्ष। अब देखो यहाँ से शब्दों को पढ़ा करो, ये क्या लिखा हुआ है, गुणन, और वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, योग, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब गुणन के लिए जैसे कि मुझे बनाना था Z5 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, और आप जानते हो कि गुणन के लिए तत्समक 0 नहीं हो सकता, 1 होता है, और अगर हम 0 ले लेंगे तो 0 का प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और 4। अब जैसे ही 5 लेंगे तो 5 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0, फिर से 0 आ जाएगा। तो 5 को इसमें लेते नहीं है, जब 5 को इसमें लेते नहीं है, और ये हमेशा क्या है, एक ग्रुप है, और ग्रुप है, इसमें कितने अवयव हैं, बोलो 4 अवयव। कितने हैं, 4 अवयव। अब मॉडुलो लगा हुआ है 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4। ठीक है, यदि मॉडुलो 5 लगा हुआ और एलिमेंटों की संख्या 4 है तो एक अभाज्य संख्या p के लिए ये ग्रुप बनाता है हमेशा, ये भी याद रखना। यहाँ अगर अभाज्य संख्या है तो ही गुणात्मक मॉडुलो के लिए ग्रुप बनेगा, अदरवाइज ग्रुप नहीं बनेगा। तो p सापेक्ष शून्यतर वर्गों का मॉडुलो p वाला एक समुच्चय है, वो भी क्रमन में, और ये क्या बनाता है, एक समूह बनाता है जिसकी कोटि कितनी होगी, p-1 होगी, उससे एक कम होती है। भाई देखो 4 आई है ना, p-1 होती है। कोई समस्या, Z6 के लिए कभी ग्रुप ही नहीं बनता है। 1 2 3 4 5 तक अगर आप एलिमेंट लेते हो तो किसी न किसी एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसके प्रतिलोम का अस्तित्व उसमें नहीं होगा, और प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा तो वो ग्रुप नहीं हुआ, 7 का हो जाएगा। Z7 बन जाएगा मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के लिए, Z11 बन जाएगा, Z3 बन जाएगा, Z2 बन जाता है, Z13 बन जाएगा। इस प्रकार किसी समूह की स्वयं के ऊपर समाकारिता, स्वयं से स्वयं पर समाकारिता हमेशा क्या कहलाती है, अंतरकालिता।
ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म। किसी ग्रुप की स्वयं से स्वयं पर समाकारिता हमेशा क्या कहलाती है? आपकी अंतरकारिता कहलाती है, यानी ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। कोई समस्या? हाँ, ये भी गलत हो गया। 25 से जनित Z30 के चक्रीय उप समूह में अवयवों की संख्या बताओ भाई। किया नहीं हुआ? हाँ भाई, किससे जनित चाहिए? और ऑपरेशन कौन सी लगी हुई है? मॉडुलो 30 की, ठीक है, मॉडुलो 30 की लगी हुई है, यानी कि +30 ऑपरेशन है। ये तो क्या दे रखी है? ऑपरेशन अर्थात संक्रिया। अब मुझे बताओ 25 से जनित अवयव चाहिए। पहले तो 25 ही हो गया, कोई समस्या? अब 25 का स्क्वायर निकालो, यानी कि 25 में 25 को जोड़ो। भाई 25 की कोटि भी तो निकाल सकते हो। 25 को 25 में जोड़ो, वो भी कौन सी ऑपरेशन पर? 30 पर। अब 25 में 25 को जोड़ते हो तो कितना आएगा बोलो? 50। और 50 में 30 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 20। अभी कितनी बार जोड़ा है? 2 बार। अब 3 बार जोड़ दो 25 को 25 में ही, क्योंकि 25 से तो जनित कर रहे हैं हम। बोलो कितना आएगा? 75। और 30 दूनी 60, तो कितना शेषफल बचेगा? 15। अभी देखो तीनों अवयव अलग अलग हैं, 1, 2 और 3। अभी तक तो 3 अवयव आ गए। अब 25 को 4 बार जोड़ दो, यानी कि 25 की पावर 4 कर दूं सीधे ही, ठीक है। और 25 की पावर 4 पे कितना आएगा? 25 चौके 100, और 100 में 30 का भाग देंगे तो 90, मतलब 10 शेषफल बचेगा। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, इस जोड़ है, मतलब ऑर्डर निकालते हो ना आप। अरे इसमें क्या करते हो, जब एक ही कोटि निकाली जाती है ना, ए की पावर n बराबर e लिखा जाता है, और इसका मीन ये होता है कि ए स्टार का काम जो भी हो वो लिखा जाता है। तो मैंने सॉल्ट की वजह से लिख दिया, वैसे कोई घबराने वाली आवश्यकता है नहीं। 25 की पावर 4 जो हमने सॉल्ट की वजह से लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही 25 की पावर 5 करो 125, 25 की पावर 5 यानी 125। 25 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 125, और 30 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 बचेगा। और 25 की पावर 6 करो, 25 की पावर 6 करेंगे तो कितना आएगा? 150। और 150 में अगर हम 30 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। अब बात खत्म। जैसे ही तत्समक आ जाए वहीं रुक जाओ, तत्समक आ जाए वहीं रुक जाओ। तो ऑर्डर ऑफ 25 कितना हो गया आपका? 6 हो गया। 6 हो गया। जब ऑर्डर ऑफ 25 आपका 6 है तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि दूसरा तरीका ये होता है कि Z30 में 25 ऑर्डर के एलिमेंटों की संख्या निकाल देंगे, ठीक है। ये लिख लिया। इसमें 6 एलिमेंट होंगे, देयरफॉर पच्चीस से जनित ग्रुप में अवयव 6 हैं, अर्थात जी बराबर जो भी बनेगा आपका वो बनेगा 0, 5, 10, 15, 20 और 25। ये एलिमेंट आएंगे उसमें। जीरो, 5, 10, 6 और 25। लिख लिया ना सभी ने? थोड़ा स्पीड से करो भाई, अभी 14 क्वेश्चन और बचे हुए। यदि जी एक समूह है तो इसमें से कोई दिक्कत है ही नहीं है।
उत्क्रमण नियम या सॉक्स-सूज रूल ये बताया था, पीछे से ओपन होना स्टार्ट होता है तो बीटा का इन्वर्स होगा, अल्फा का इन्वर्स अल्फा हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दोहरा है ही नहीं। 26 किसी चक्रीय समूह में कितने कोटि के जनक होते हैं? तो m होते हैं जनकों की संख्या, ऐसी संख्याएं जो 0 और n के मध्य में परस्पर कैसी हो? अभाज्य हो। कैसी हो? 3 नहीं था, डी था भाई। यही तो होता है, 0 से और n के मध्य ऐसी संख्याएं ली जाएंगी जो इसके साथ कैसी हो? सहभाज्य हो। ठीक है भाई, साइक्लिक ग्रुप में। किसी चक्रीय समूह में कितने कोटि के जनक होते हैं? क्वेश्चन ही थोड़ा अधूरा है ये वाला, तो दिया था आपको पेपर में, कितने कोटि के क्या होते हैं? जनक होते हैं। ऑर्डर ऑफ जनरेटर्स पूछे थे इसमें, इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप नहीं किया, अदरवाइज सही हो जाता। किसी चक्रीय ग्रुप में m कोटि, किसी m कोटि के चक्रीय ग्रुप में, ये लिखो, किसी m कोटि के चक्रीय ग्रुप में कितने जनक होते हैं? ये होना चाहिए था इसमें। m कोटि या n कोटि जो भी है, आंसर तो इसका थर्ड ही आता है कि सहभाज्य संख्याएं लिखी जाती है ना, आयलर 5 फलन से भी वही लिखा जाता है आपका। ठीक है, देख लेंगे, अगर बोनस होगा तो इसमें बोनस दे दें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सहभाज्य संख्या ली जाती है n-1 n, हमेशा साइक्लिक ग्रुप में सहभाज्य संख्या है। आयलर 5 फलन से ही जनकों की संख्या निकाली जाती है। आयलर 5 फलन क्या होता है? देखो, फाई n होता है ना, तो ये होता है n से छोटी और n के साथ सहभाज्य संख्याओं की संख्या होती है ना। कोई ना, देखो x का मान पूछा है इसमें, अब x का मान पूछा है तो v हटना चाहिए। अब देखो ये क्या दे रखा है, ax v बराबर v, तो v को हटाना है तो दोनों तरफ किससे संक्रिया करा दोगे? बोलो, v इनवर्स से। राइट में है तो राइट से करा दो। v इंटू वी इनवर्स क्या बनता है? तत्समक। तत्समक बनेगा तो ये बनेगा अब आपका ax, और तत्समक से संक्रिया कराते हो तो हमेशा एलिमेंट, और ये कितना बन जाएगा? e। कितना बन जाएगा? e। अब मुझे a को काटना है लेफ्ट से, तो दोनों तरफ a से संक्रिया करा दो और ये हो जाएगा a इनवर्स e। जब a की संक्रिया a इनवर्स से कराओगे तो ये बनेगा आपका e की संक्रिया x से कराओगे तो x, और ये कितना बचेगा? a इनवर्स। तो x का मान आएगा a इनवर्स। कोई ऑप्शन है क्या? तो नन ऑफ दीज का आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, कोई समस्या? 78 में क्वेश्चन अधूरा था, बोनस दिलाने का प्रयास करेंगे। एफ सी से सी इस प्रकार परिभाषित है, तो इसकी अष्टी पूछी है, कर्नल। कर्नल ऑफ एफ में किसके एलिमेंट आएंगे? बोलो, सी के एलिमेंट आएंगे। सी के वो एलिमेंट आएंगे जिसकी इमेज दूसरे ग्रुप के तत्समक पे जाए। अब दूसरा ग्रुप कौन सा? सी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का तत्समक भी कितना होता है? 0। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई बिलोंग्स टू सी। एफ एक्स प्लस आयोटा वाई, इमेज कितनी दे रखी है? बोलो, आयोटा वाई। इमेज दे रखी है आयोटा वाई बराबर 0। जब आयोटा वाई बराबर 0 आ जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा? कर्नल ऑफ एफ का मान। रियल पार्ट तो हट जाएगा, सॉरी इमेजिनरी पार्ट तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा? x बिलोंग्स टू सी। तो x बिलोंग्स टू सी बच रहा है, यानी कि कौन सी संख्याएं बची? केवल और केवल वास्तविक संख्या। क्या आंसर दे रखा है सीट में? केवल और केवल सम्मिश्र संख्या जिनका काल्पनिक भाग 0 है। सही बात है, ये भी आंसर है इसका। ये भी है आंसर, तो दोनों है इसके।
लेकिन मोस्टली जो माना जाएगा सम्मिश्र संख्याओं में वास्तविक संख्याएं समाहित हो जाती हैं। जब सम्मिश्र संख्याओं में वास्तविक संख्याएं समाहित हो जाती हैं तो इस हिसाब से फिर आंसर आपका फर्स्ट ही माना जाएगा। सम्मिश्र संख्याएं तो हैं ये, कौन सी संख्याएं? सम्मिश्र संख्या, ये लिखा हुआ है ना, x बिलोंग्स टू c, वो सम्मिश्र संख्याएं जिनका इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा बाई का मान कितना है? 0 है। तो सम्मिश्र संख्याएं आती हैं जिनका काल्पनिक भाग क्या है? आपका 0 है। तो ये लिखना होता वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अगर ए नहीं होता तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखना होता। हाँ, वैसे आंसर दोनों ही एक ही आएगा दोनों में से, एग्जाम पेपर में या तो पहला आएगा या दूसरा आएगा। अगर दोनों आते हैं तो पहले को प्राथमिकता देंगे, अगर पहला नहीं आता तो फिर दूसरा आंसर सही माना जाएगा। वास्तविक संख्या ही आती हैं सभी, जो काल्पनिक भाग हमेशा इसका 0 होता है। हाँ, लिख लो आराम से। लिख लिया ना सभी ने? इसका व्युत्क्रम पूछा है तो देखो ऊपर से लिखा जाएगा, 1 की प्री में जाएगी 3, 1 की प्री में जा रही है 3, 2 की आ रही है 1, 2 की 1, 1 की 3, 2 की 1, 1 की 3, 2 की 1, देखो आ रही है। और 3 की आ रही है यहाँ से आपकी कितनी? 2, 3 की आ रही है 2, तो ये आंसर हो जाता है, ठीक है भाई। नीचे से ऊपर लिखा जाता है हमेशा इसको। ये जो टेबल है आपकी, ये जो टेबल है इसमें तो बोनस मिलेगा भाई आपको, श्योर है इसमें तो कुछ। आरपीएससी ने भी ऐसी टेबल दी थी बना के, और इसमें क्या है, गड़बड़ी हो गई थी क्वेश्चन में। ये कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 4 एलिमेंट है। हाँ, यदि कोई परमित ग्रुप है और किसी अवयव की कोटि अगर ग्रुप की कोटि के बराबर होती है तो वह अवयव उसका जनक कहलाता है। अब से हाँ, 78 कौन सा क्वेश्चन है आपका? हाँ, n हो जाता, और फाइनाइट नहीं दिया हुआ तो किसी चक्र समूह में कितनी कोटि के जनक होते हैं, तो इसका ऑप्शन 78 का डी लिखेंगे, नन ऑफ दीज। कुछ कह नहीं सकते ना, फाइनाइट शब्द नहीं यूज किया इसने। फाइनाइट कहता जब तो आंसर सी लगा देते, अब फाइनाइट नहीं कह रहा। फाइनाइट कहता जब n क्यों होता, आइलर 5 फलन से फाई n होता है। ये तो फाइनाइट है, 4 एलिमेंट है इसमें। 4 थोड़ी ना है, मैं कब बता रहा हूँ, 4 जनक थोड़ी ना होंगे इसके। एलिमेंट कितने हैं इसके? 4। किसका? वो तो हाँ, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका 78 में इन्होंने कहीं भी, वैसे क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, और वैसे भी अगर हम बात करें 78 में इन्होंने परमित शब्द यूज नहीं किया। अब इनफाइनाइट केस भी ले सकते हैं इसके। हाँ, हो गए। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें भी शायद मिसप्रिंट हुआ है आपका। सेकंड ऑप्शन में ABCD आएगा, ये आएगा ABCD, ABCD आएगा, ये वाला था, ठीक है। अब इसके अनुसार इसका आंसर आता है, क्योंकि आप जानते हो कि जब किसी अवयव को तत्समक से संक्रिया कराई जाती है तो अवयव आता है, ये आप जानते हैं। तो अब बताओ इसका तत्समक क्या आएगा? ए को ए से कराने पे सी आ रहा है, अलग ही एलिमेंट आ रहा है। ए को बी से कराने पे ए आ गया, कि ए को कराया आपने किससे? बी से, तो कितना आ गया? ए आ गया। ये क्या हो गया फिर आपका अवयव, और ये क्या हो गया आपका, बोलो, तत्समक। ये आ गया अवयव। अब बी को ए से कराओ तो भी यही आना चाहिए था, ये गलत लग गया था, तो यहाँ तत्समक हो गया आपका कितना? ए। अब ए की कोटि निकालो। अब ए की कोटि निकालने के लिए ए को ए के साथ ऑपरेट करो। ए को ए के साथ ऑपरेट करते हो तो कितना आता है? सी। अब ए को ए के साथ 3 बार ऑपरेट करो, 2 बार पे तो आया था सी। अब सी को ए से कर दो, सी को ए से ऑपरेट करते हो तो कितना आ गया? डी।
3 बार ऑपरेट करने पे आया डी, तो 4 बार ऑपरेट करो अब इसको। ए को अब हम 4 बार ऑपरेट करेंगे तो 3 बार पे तो आया था डी इंटू ए, तो कितना आएगा डी इंटू ए। अब डी को ए से ऑपरेट कराओ भाई, कितना आएगा, डी को ए से ऑपरेट कराते हो तो बी आ गया, तो बी आ जाता है तो इससे ऊपर जा भी नहीं सकता। तो ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया बोलो, 4 हो गया। जब ए की कोटि 4 है तो मुझे बताइए बी की कोटि भी कितनी होगी, ए का प्रतिलोम बोलो। तत्समक की कोटि तो हमेशा एक होती है ना। ए का प्रतिलोम बोलो। ए की संक्रिया किससे कराई जाए कि बी आ जाए, ए की संक्रिया किससे कराई जाए कि बी आ जाए। ए की संक्रिया आप किससे करा रहे हो, डी से, तो क्या आ जाएगा आपका वी आ जाएगा। तो ए का प्रतिलोम कौन सा है बोलो, ए का प्रतिलोम डी है, तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ डी भी कितना होगा 4। ठीक है। अब जिस अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाती है वह उसका जनक हो जाता है। तो ए और डी इसके 2 जनक होंगे, तो इसके आंसर 2 आएंगे, एक तो ऑप्शन नंबर ए आएगा और एक ऑप्शन नंबर डी आएगा। ए और डी इसके 2 जनक होंगे। कौन सा, ए और डी इसके क्या होंगे, 2 जनक होंगे। कोई समस्या। जिस अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर होती है वह हमेशा उसका क्या होता है, जनक होता है। ये कराया था हमने आपको। ए की कोटि 4 और ए का प्रतिलोम आ रहा है डी, तो डी की कोटि भी कितनी होगी, 4 होगी, और ए जनक है तो डी भी इसका क्या हो जाता है, जनक हो जाता है। ये दिया हुआ इसे लिखा जा सकता है, चक्र के रूप में लिख रहे हो आप इसे। देखो एक की इमेज कितनी है, 3, एक की 3, और फिर 3 की कितनी है 2, फिर 2 की कितनी है 4, फिर 4 की कितनी है 5, फिर 5 की कितनी है 7, और फिर 7 की कितनी है 1, तो बंद हो गया। फिर हमारे पास 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 नहीं आया ना, 6 की इमेज कितनी है 9, और 9 की इमेज कितनी है 6, बात खत्म। फिर 8 की कितनी है 10। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, 6, 9, 8, 10, ठीक है, वी हो जाता है इसका ऑप्शन, वी हो जाएगा, इसमें तो कोई दोहरा था ही नहीं। यह क्रमचय में पक्षांतरणों की संख्या है, तो देखो 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 6 की 6, 7 की 7, इसको लिखा नहीं जाएगा, 8 की 9। अब पक्षांतरणों की संख्या लिखनी है तो 1 के साथ लिखा जाएगा 5, 1 के साथ लिखा जाएगा 4, 1 के साथ 3, 1 के साथ 2, और 8 के साथ 9। बोलो कितने, 1 2 3 4 5, डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है भाई। सी माइनस 0 से सी माइनस 0 5x बराबर x⁴, तो इसकी अष्टी पूछी है। ठीक है, अष्टी पूछी है तो कर्नल ऑफ फाई निकालो। इसका किसके एलिमेंट आएंगे बोलो, सी के, यानी कि x वो सी में बिलोंग करेंगे कि fx बराबर कितना आ जाए आपका, आइडेंटिटी आ जाए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए सी माइनस 0 है ना, तो गुणन के लिए होगा, तो आइडेंटिटी कितनी आ जाए, यानी x4 बराबर 1 आ जाए। ठीक है, अब x4 का मान 1 कब आ सकता है, जब कौन कौन सी सम्मिश्र संख्या हो, 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। तो इसके कर्नल में एक समाकारिता, और कर्नल में कितने एलिमेंट होंगे, इसके में 4 एलिमेंट होंगे, 1 - 1, ये fx का मान है, यानी fx दूसरे ग्रुप के तत्समक पे जाए, और ये C-0 है ना, तो ये गुणन के लिए ग्रुप बनेगा। अब 0 नहीं दे रखा है ना, तो गुणन के लिए होगा, सीधी बात है, खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लिख लिया ना सभी। H और K G के 2 विशिष्ट ग्रुप है, यहाँ भी क्वेश्चन में मिसप्रिंट थे, ये जो है H का लिखा था और ये किसके हैं, G के। G के 2 विशिष्ट ग्रुप हैं, तब H इंटरसेक्शन K तो हमेशा होगा ही होगा, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी हमेशा होता है, क्योंकि लेफ्ट कोसेट इक्वल्स टू राइट कोसेट। तो H इंटरसेक्शन K और H के दोनों G में क्या होंगे, विशिष्ट होंगे, तो इसका आंसर होता है फर्स्ट। हाँ
था, कोई तो था गलती। एच इंटरसेक्शन के और एच के भी जी में क्या होंगे, विशिष्ट होंगे। ठीक है, यदि जी एक ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 30 है और एच और के जी में विशिष्ट ग्रुप हैं, तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच के पूछा है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एच के कितना होता है, एच के का ऑर्डर जानते ही हो आप, ये तो ऑर्डर ऑफ जी हो गया, ये होगा ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ऑर्डर ऑफ जी बोलो कितना है 30, ऑर्डर ऑफ एच कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 5। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन सी कॉमन संख्या का भाग जा सकता है 2 और 5 में, 1 का, तो इंटरसेक्शन में आएगा केवल एक एलिमेंट। 10 में 10 का भाग 30 में देंगे, 30 में 10 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 3, तो आंसर हो जाएगा आपका वी। आंसर कौन सा हो जाता है आपका वी। कोई समस्या, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, जेड प्लस एक ग्रुप है, तब 2 और 7 से जनित उपग्रुप होगा, एलसीएम आता है, कितना आता है एलसीएम ऑफ 2 और 7, तो कितना आएगा 14 जेड। 14 जेड किससे होगा भाई, 14 जेड से। कोई समस्या भाई, देख लो भले ही 2 4 6 8 10 12 14 16 फिर 7 14, दोनों में पहला एलिमेंट कौन सा कॉमन आएगा, 14 ही आएगा, तो 14 से जनित होगा। ठीक है, इसके बाद अल्फा के किस मान के लिए जी एक चक्र ग्रुप है, बोलो कितना आएगा भाई। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो एक नया एलिमेंट बनना चाहिए, समृद्ध की प्रॉपर्टी की क्या होनी चाहिए, पालना। तो जैसे मान के चलो 27 गुणा 3 करते हो, 27 गुणा 3 करते हो और मॉडुलो 56 लगा हुआ है, 27 गुणा 3 कितना होता है बोलो 81, 81 में 56 का भाग दो कितना बचेगा 25 बचेगा। समृद्ध की प्रॉपर्टी की पालना होनी चाहिए ना, अब 25 है क्या इसमें, तो अल्फा का मान कितना होना चाहिए 25 ही होना चाहिए। समृद्ध की प्रॉपर्टी की पालना भाई, इनका आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो, एक नया एलिमेंट बनना चाहिए, वही अल्फा का मान होगा। भाई किसका मान होगा, अल्फा का मान। कौन सी प्रॉपर्टी से, समृद्ध की प्रॉपर्टी से। ठीक है भाई, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन इसके बाद, तो बोलिए सत्य नहीं है, ये पूछा है। देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है, तो कैसा क्रमचय होता है, हमेशा तत्समक क्रमचय होता है। और तत्समक क्रमचय की कोटि हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। और तत्समक क्रमचय हमेशा कैसा क्रमचय होता है, समक्रमचय होता है, क्योंकि समक्रमचयों का समुच्चय ग्रुप का निर्माण करता है, जिसे आप an से निरूपित करते हो, याद आ रहा हो। जबकि ये विषम क्रमचय नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। इस प्रकार आपका प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसमें 2-3 डाउटेशन थे, और जहाँ बोनस मिलेगा वहाँ हम आपको बोनस दिलाने का प्रयास करेंगे, और जहाँ चेंजेबल है आंसर में वो चेंज करवा देंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद। नेक्स्ट जो सर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको 12th वाले, वो उनसे सॉल्व कर लेंगे।